राजनीतिक रणनीतिकार कहें या पॉलिटिकल गुरु, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को लोग तमाम नामों से जानते हैं, तमाम नामों से पुकारते हैं। प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका भारत 24। धन्यवाद। प्रशांत जी, सबसे पहले सवाल कि 2 अक्टूबर को आप कुछ करने वाले हैं, कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बिहार की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा 2 अक्टूबर का दिन, इस बार का 2 अक्टूबर। क्या कहेंगे 2 अक्टूबर को क्या होने वाला है? नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो तो पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। 2 अक्टूबर को उसका एक कुछ परिणाम आपको दिखेगा। 2 साल पहले जब मैंने पैदल चलना शुरू किया था, तब ये कहा था कि पूरा बिहार घूमकर लोगों को जाकर उनसे बातचीत करके उनके बीच से लोगों को निकाल कर ऐसे लोग जो कि बिहार में एक नया बेहतर विकल्प बनाना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करके एक नया दल बनाया जाएगा। तो उसकी एक परिणति होने वाली है 2 तारीख को, जिसमें 1 करोड़ लोग बिहार के जन सुराज के नाम से नया दल बनाने के लिए साथ में जुट रहे हैं। और वो लोग मिलकर अपने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनने वाले दल के नेतृत्व का चुनाव करेंगे, इसके संविधान की चर्चा करेंगे, इसकी प्राथमिकताओं को तय करेंगे और इस दल को आगे कैसे चलाया जाएगा, कैसे बढ़ाया जाएगा, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। तो यू विल सी द बर्थ ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी which will come in existence purely with democratic means। क्या नाम जनसुराज ही होगा या कुछ और नाम भी आपने सोचा? नहीं, अभी चर्चा में है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से जो लोग पहले से इस व्यवस्था में जुड़कर कुछ न कुछ जिम्मेवारी के पदों पर हैं, उनसे मैं चर्चा कर रहा हूं। 2 बैठकें हुई हैं, 6 और बैठकें होनी बाकी हैं। तो उन सब से चर्चा कर रहे हैं कि दल का नाम क्या होना चाहिए, इसमें जो नेतृत्व का चुनाव होना है वो कैसे होना चाहिए, उसमें कौन से लोग होने चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के होने चाहिए, उनकी पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें चर्चा हो रही है। दल का नाम भी उस चर्चा में शामिल है। आखिर जरूरत क्या आन पड़ी? तमाम अलग अलग विचारधारा के पार्टियों की रणनीति आप बनाते रहे, उसके बाद से अचानक आपने तमाम चीज़ें छोड़कर एक तरह से राजनीतिक रण में कूदने का मन बना लिया। आखिर जरूरत क्या आन पड़ी? प्रशांत किशोर नई पार्टी फॉर्म कर रहे हैं। जरूरत बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार में यथास्थिति जो है वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी स्तरों पर बिहार में पिछले 30-35 सालों से यथास्थिति बनी हुई है। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और आज 2024 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए। अब इसको कौन बदलेगा, कौन इसको सुधार सकता है? तो मुझे जो मैं बात कह रहा हूँ कि जिस राज्य को सारे दलों ने, सारे बड़े बड़े नेताओं ने, विचारकों ने, चिंतकों ने ये मानकर छोड़ दिया है कि भाई इसको नहीं सुधारा जा सकता है, बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है, तो हमने ये संकल्प लिया है कि मैं इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है और इस मिट्टी का कर्ज है, मुझे वो प्रयास करना चाहिए कि बिहार कि लोगों को एक साथ में लाकर इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। न सुधर पाने वाली जो छवि है, उस बिहार को सुधारने का जो प्रयास है वो बिहार के लोगों के साथ मिलकर किया जा सकता है। इसीलिए ये अभियान कर रहे हैं। कोई रोड मैप है प्रशांत किशोर के पास इसको लेकर कि बिहार विकसित राज्य की? भाई, जो रोड मैप है वो तो हर दिन पिछले 2 वर्षों से रोड मैप सुबह से शाम तक कम से कम 5 से 7, 8, 9, 10 गाँव में जाकर, एक गाँव में जाकर रोड मैप बना भी रहे हैं और जो रोड मैप बन रहा है उसको समझा भी रहे हैं। जब ये अभियान शुरू हुआ है तभी बताया गया है कि इसके जो 3 उद्देश्य हैं, एक जो कि बिहार की जनता को जाकर ये बताना कि कैसे वो अपने लिए एक नया विकल्प बनाकर अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधार सकते हैं। दूसरा, बिहार के हर गांव, हर पंचायत के लिए, हर गांव तो नहीं लेकिन हर पंचायत के लिए 8,500 पंचायतों के लिए विकास की योजना बनाना, ताकि हर पंचायत को ये पता हो कि अगले 10 वर्ष में उनके पंचायत में पढ़ाई की व्यवस्था कैसे सुधरेगी, 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे और वहाँ के खेती को, खाने वाली खेती को कमाने वाली खेती कैसे बनाई जाएगी। ये हर पंचायत का बना रहे हैं और बनाकर अभी जारी करेंगे बिहार। और ये भी हम लोग जारी करेंगे कि बिहार को अगले 10 वर्ष में देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल कराया जाना है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। जब एक बार ब्लूप्रिंट जारी हो जाए तब उसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद जो आपके सवाल हैं वो कीजिए। सिर्फ ये नहीं कहेंगे
कि बिहार में पलायन रोक देंगे, ये बताएंगे कि पलायन को कैसे रोकेंगे। सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हम शिक्षा सुधार देंगे, ये बता रहे हैं कि शिक्षा को कैसे सुधारेंगे। वो पूरा ब्लूप्रिंट जारी कर रहे हैं। आप उसको देखिए, उसको पढ़िए, समझिए, सवाल कीजिए, चर्चा कीजिए, अच्छा लगे तब उससे जुड़िए। आप तमाम लोगों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हर समाज, हर तबके, हर जाति धर्म की बात करते हैं। लेकिन आपने एक अभी कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि पार्टी में पहले दलितों, मुसलमानों, अति पिछड़ों, इस तरीके से आप उनको नेतृत्व का मौका देंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं जात पात की राजनीति के रंग में रंग चुके हैं? बिल्कुल नहीं। जन स्वराज की जो मूल भावना है वो ये है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है, किसी न किसी वर्ग, किसी जाति का है। तो अगर बनाने वाले की, बांटने वाले की नियत में खोट न हो तो ये बिल्कुल संभव है कि हर समाज को उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन वो सिर्फ उनके जाति के आधार पर नहीं है, उनकी काबिलियत के आधार पर भी है। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर कोई अति पिछड़ा समाज से नेतृत्व करने आता है तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि वो अति पिछड़ा समाज से है, वो इसलिए आएगा कि वो सबसे काबिल आदमी है जो अति पिछड़ा भी है। और जहाँ तक ये आपने बात कही कि इसका नेतृत्व करने में आपने जो बात करी, तो उसका हम लोगों ने, ये कोई मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, उसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने दिया और उसका एक उदाहरण भी समाज से निकाला। समाज में मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं और आप संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं और एक बच्चा उसमें आपका दिव्यांग है। तो जब आप संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो पिता होने के नाते आप समझते हैं कि सबको बराबर मिले। लेकिन जो बच्चा आपका दिव्यांग है, आप ये सोचते हैं कि भाई इसको तो मैं सबसे पहले सुरक्षित कर दूं, क्योंकि अगर इसको दे भी दूंगा कुछ तो ये अपने से नहीं कर पाएगा, मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने, जन स्वराज ने जो फॉर्मूला सामने रखा है कि नेतृत्व करने का अवसर जो समाज में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक तौर पर सबसे पीछे, उसको सबसे पहले मिले। यहाँ पर आज तक राजनीति क्या चली है? दलितों को लड़ाया ओबीसी से, ओबीसी को लड़ाया ईबीसी से, ईबीसी को लड़ाया फॉरवर्ड से। हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप समाज में आगे हैं तो जो भाई पीछे छूट गया है इसको आगे लेकर चलने की जिम्मेवारी आपकी है। हम पीछे छूट गए लोग को ये नहीं कह रहे हैं कि जो आगे निकल गया उसको खींच के अपने बराबर में ले आओ या उसको, उसके खिलाफ आंदोलन करो, उसको परेशान करो। हम जो आगे निकल गए लोग हैं उनको कह रहे हैं कि भाई अब ये आपकी, हमारी जिम्मेवारी है कि जो भाई पीछे छूट गया है उसको आगे बढ़ाएं। और पूरी सभागृह में ओपन डिस्कशन के बाद लोगों ने कहा कि भाई सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक नजरिए से सबसे पिछड़ा दलित है, तो सबसे पहला नेतृत्व करने का अवसर दलित समाज के लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा, अगर सबसे पिछड़ा समाज अति पिछड़ा है तो उनको मिलना चाहिए। उसके बाद मुसलमान है, उसके बाद ओबीसी है, उसके बाद सामान्य वर्ग के लोग हैं। इसी ऑर्डर में, वो सिर्फ मिलना सबको है, ये जात पात की बात नहीं है कि सिर्फ दलित रहेगा कि अति पिछड़ा रहेगा। मिलना सबको है, बराबर नेतृत्व का अवसर मिलना है। ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन पहले आए, कौन बाद में आए, उसके लिए सब्जेक्टिविटी को हटाने के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बना दिया गया कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक तौर पर सबसे पीछे छूटा समाज है उसको नेतृत्व करने का अवसर सबसे पहले मिले। उसी को